नमस्कार, मैं गुरविंदर कौर आज के स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का स्पेशल प्रोग्राम जो है अनाहत चक्र के बारे में हमें बताएंगे हमारे स्पेशल गाइड सीए राजीव जायसवाल जी। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम डिफरेंट स्टेट से आए हुए हमारे सभी मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनका इंट्रोडक्शन एक बारी इनका परिचय देते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी काजल जी को जो नागपुर से हैं। काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी काजल जी। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। मैं ये महासभा महिला की एज अध्यक्ष काजल जी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। काजल जी, आप सुन पा रही हैं? अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है ना? मैं फिर से शुरू करती हूँ। नमस्ते भाई साहब और सभी उपस्थित लोगों को नमस्ते। मैं काजल जायसवाल नागपुर से भारतीय कल्चुरी जायसवाल समवर्गीय महासभा की महाराष्ट्र प्रेसिडेंट और एज अ इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटर मैं इस संगठन से जुड़ी हूँ। और राजीव भाई साहब के साथ ध्यानम ग्रुप में मैं स्टार्टिंग से जुड़ी हूँ। हमें करीब 1.25 साल 1.5 साल होते आ रहा है और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर सारे चक्रों की जानकारी और ध्यान में बहुत गहन ध्यान तक के जाना, ये सब चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू काजल जी, आपका स्वागत है। और अभी मैं रितु जायसवाल जी को जो नागपुर से हैं उनको आमंत्रित करती हूँ। रितु जी, आपका स्वागत है। आप अपने यहाँ परिचय देंगी। नमस्ते गुरविंदर जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मैं रितु जायसवाल नागपुर से कल्चुरी जायसवाल महासभा महिला समिति की महासचिव और एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। मैं गार्डन के कई तरह के ग्रुप से जुड़ी हूँ, उनके लिए तरह तरह के प्रोग्राम अरेंज करती हूँ। साथ ही अपने संगठन के लिए कई तरह के वेबिनार्स इनका भी मैं आयोजन करती हूँ। और भाई साहब के साथ 1 साल हो गया है मुझे जुड़े हुए और उनके साथ रहते हुए मैंने ध्यान के अलग अलग पहलुओं को छुआ है और बहुत अच्छा लगता है और बहुत गहन ध्यान में हम उनके साथ उतरते हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें यह राह दिखाई। नमस्ते। स्वागत है रितु जी आपका। आरती जी, अब आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपने परिचय दीजिए। आरती जी इंदौर से। आरती जी। जी, सभी को जय श्री राम। मैं आरती अजय जायसवाल इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं विश्वव्यापी संस्था विश्व हिंदू परिषद की यहाँ एक इंदौर चूंकि 4 भागों में बटा हुआ है, जगन्नाथ जिले की मातृशक्ति संयोजिका होने के साथ साथ विभाग का दायित्व है मेरे पास। उसके अलावा जायसवाल युवा क्लब में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हूँ। साथ ही योग शिक्षण सोसाइटी में मैं प्रांतीय प्रभारी हूँ। मुझे धर्म के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है और आध्यात्म में जब से मैं सर के साथ जुड़ी हूँ तो जब हम सर के साथ जो भी ध्यान का सेशन अटेंड करते हैं तो नई जानकारी के साथ जीवन को नई ऊर्जा के साथ कैसे जिया जा सकता है, ये हमें सर के साथ सीखने को मिलता है। और बहुत अच्छा लगता है कि हम यदि धर्म के लिए काम कर रहे हैं और उसको हम आध्यात्म से जोड़कर करें तो ये कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है। मैं राजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना अच्छा कहा हम कल्पना नहीं कर सकते थे, इंदौर और दिल्ली को उन्होंने एक कर दिया, या ये कहें कि पूरे भारत को उन्होंने एक कर दिया। सही। दिल से धन्यवाद जी। धन्यवाद आरती जी।
अब मैं स्वागत करती हूँ स्मिता जायसवाल जी का हैदराबाद से। स्मिता जी, आप आमंत्रित हैं, अपना परिचय दीजिए। जी जी, थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं स्मिता संजय जायसवाल हैदराबाद से। मैं तेलंगाना जायसवाल सर्ववर्गीय महिला महासभा की अध्यक्ष हूँ और YSS की भी अध्यक्ष हूँ और बहुत सारे समाज सेवा संस्थानों से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने जब से राजीव जी को अटेंड किया है तब से मेरे बहुत सारे जो मन में सवाल थे, बेचैनी थी, वो सब दूर हो गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं चाहती हूँ कि डेली हो ये अटेंड करें। और इनकी वजह से बहुत सारे नए दोस्त भी बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मिता जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ रीता बिष्ट जी को ग्वालियर से। रीता जी, आप आइए और अपना परिचय दीजिए। नमस्ते गोविंदा दीदी और आदर्श परिवार के सभी सदस्यों को। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। मैं ग्वालियर में रहती हूँ, मध्य प्रदेश ग्वालियर में, और मैं एज अ टीचर हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ। और लास्ट ईयर से मैं 2020 को मैं यहाँ ध्यानम परिवार से जुड़ी हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी इतनी कोशिश रहती है कि मैं और लोगों को भी इसमें ज्वाइन करा सकूँ, हुए भी हैं। मैं अपना मानती हूँ कि मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई है ध्यानम परिवार से आकर। काफ़ी अच्छे लोगों से, ऊंचे लोगों से मिलने का अवसर। यहाँ पर सारे ही जगमग करते हुए सितारे हैं और इस चीज की बहुत खुशी है कि ध्यानम से जुड़ने के बाद, भैया से जुड़ने के बाद, राजीव जी से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सारे सुखद जो है चेंजेस आए हैं। तो स्वागत है रीता जी आपका। पूनम गोकुलपुरे, हाँ, पूनम गोकुलपुरे, आपका स्वागत है और आप भी अपना परिचय दे दीजिए। थैंक यू गुरमिंदर जी। सबको मेरा नमस्ते और गुड इवनिंग। मैं पूनम गोकुलपुरे नागपुर से और मैं वुमेन्स टीम जायसवाल समाज से इस ग्रुप में अध्यात्म के लिए जुड़ी थी, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी चीजें थी जैसे योगा, मेडिटेशन और अध्यात्म। ये तीनों चीजें मैं चाहती है भी और नहीं भी। इस चीज को अलग अलग करके एक फिल्टर की तरह एक चीजों के महत्व को, स्पेशली जो 7 चक्रास होते हैं उनके महत्व को राजीव जी ने मुझे क्लियर किया और मैं उनके साथ आगे नहीं कहना चाहती हूँ, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू जी, स्वागत है आपका। अब मैं गुरविंदर जी को भी इनवाइट करूंगा, अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं गुरविंदर कौर, एक टैरो रीडर, रेकी हीलर और एनर्जी रीडर हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। राजीव जी मेरे राखी भाई हैं और इनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ और हमेशा यही चाहती हूँ कि इनकी स्नेह की और इनके जो ज्ञान की वर्षा है उनकी गाइडेंस हमें हमेशा मिलती रहे। तो धन्यवाद भैया, पहले आपका सबसे पहले जो इस हम सबको आप एक अच्छे रास्ते पर लेकर चल रहे हैं और हमें आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रही है। और मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज राजीव जी सबसे पहले अनाहत चक्र के बारे में हमें बताएंगे और उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वायरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप सब आमंत्रित होंगे। जब भैया बता देंगे उसके बाद आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो राजीव जी, अभी तो मैं आपसे बोलूंगी, आज आप हमें जो है अनाहत चक्र के बारे में कुछ बताएं। जी राजीव जी। ओम यां मेधां देवगणाः पितरच्च उपासते तया मामद्य मेधया मेधाविनं कुरु। ओम 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 अध्यात्म में
चक्रों के बारे में जानना आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोज हैं चक्रों के बारे में, उनमें आपको बताया है सबको कि हमारे आध्यात्मिक शरीर में नाड़ियों का जाल बिछा है, लाखों नाड़ियां हैं, और जहां जहां पर वो नाड़ियां मिलती हैं वहां पर चक्र बन जाते हैं। 114 चक्र हैं हमारे शरीर में, लेकिन जो मुख्य चक्र हैं वो 7 हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल होते हैं। और ये जो चक्र है हमारे मानसिक, हमारे शारीरिक और आत्मिक, ये ऊर्जा के उन्नति के केंद्र होते हैं। मैंने पहले वीडियोज में मूलाधार चक्र के बारे में बताया, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बताया, मणिपुर चक्र के बारे में बताया। आज इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अनाहत चक्र के बारे में बताऊंगा। देखिए, जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी लाइफ के जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए मूलाधार चक्र है, हमारा शरीर ठीक हो, हमारी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमारे जीवन के टेस्ट हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारी हॉबीज हैं, हमारी डिजायर्स हैं। और स्वादिष्ठान चक्र से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मणिपुर चक्र है, जो हम अपना आत्मविश्वास पाना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, समाज में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, राष्ट्र में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो वो अपना मणिपुर चक्र है। अब उसके बाद जब हम जीवन की जो सीढ़ी है, जो ऊपरी गमन की सीढ़ी है, ऊपर ऊर्ध्वागमन की जो सीढ़ी है, उसमें जब हम आगे चलते हैं तो ये जब हमें जीवन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो जाती हैं, जो हम डिजायर्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, वो हमारी पूरी हो जाते हैं, हम जो समाज के लिए करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। तो ये हमारे जो नीचे के जो 3 चक्र हैं, तो इनकी जो मानसिक स्थिति है ये कंप्लीट हो जाती है, ये बैलेंस हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो जब हम आगे चलते हैं तो अगला चक्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है वो अनाहत चक्र होता है, और इसके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे चलते हैं। अनाहत चक्र जो हमारा हृदय स्थल है, हमारा हृदय स्थल जो हमारा हार्ट है, उसके समीप ये अनाहत चक्र होता है। हरे रंग का बताया जाता है, और इसकी जो 12 पंखुड़ियां होती हैं, कमल के तरीके की, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं, इस तरह से इसकी 12 पेटल्स होती है, 12 इसकी पंखुड़ियां होती हैं। अब जैसे कि हर चक्र का जो हमने देखे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक और शारीरिक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अफेक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, चक्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारे ये जो चक्र, आगे के जो चक्र हैं, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार है, ये हमारे आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाने वाले चक्र हैं। जब हम अनाहत चक्र पर आते हैं तो ये पहली शुरुआत है हमारी आध्यात्मिकता के मार्ग पर जाने की। ये नीचे के 3 चक्र हैं, ऊपर 3 चक्र हैं, इनके बीच का चक्र है। ऊपर के विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, और नीचे के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, उन सबके बीच का चक्र है, बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। अब इस चक्र का हमारे जीवन में क्या काम है, ये आप समझिए।
पहले मैं बात करता हूं शरीर की दृष्टि से। ये हमारी हृदय के पास है, तो ये हमारी हृदय, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे आर्म्स, हमारे हाथ, इन चीजों को ये अफेक्ट करता है। अगर हमारे इस हृदय में, लंग्स में, हाथों में कोई समस्या होती है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि हमारे अनाहत चक्र में कोई समस्या है। तो ये तो फिजिकल इसका एस्पेक्ट है। अब मैं इसके मेंटल एस्पेक्ट पर आता हूँ। जो इसका जो मेंटल एस्पेक्ट है, ये भावनाओं का केंद्र है, संवेदनाओं का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है, सहानुभूति का केंद्र है, संवेदनाओं का केंद्र है। कहीं जाने अनजाने हम लोग शुरू से ये मानते आए हैं, कहते आए हैं कि हमारे दिल में प्रेम होता है। हम ये कहते हैं कि जब प्रेम होता है तो ये हम दिल का नाम लेते हैं, दिल की बात करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं दिल की, लेकिन हम सब जानते हैं कि दिल में तो प्रेम हो नहीं सकता, क्योंकि दिल तो जो एक पंप है जो कि हार्ट का, जिसको ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसके थ्रू। तो दिल को फिर प्रेम का केंद्र क्यों कहते हैं? तो इसका अर्थ यह है कि दिल के समीप कुछ ऐसा है हमारे, जो प्रेम का केंद्र है, जो भावनाओं का केंद्र है, जो हमारा अनाहत चक्र है। ये मानसिक दृष्टि से हमारी भावनाओं को, इमोशंस को, डिजायर्स को, प्रेम को कंट्रोल करता है, अफेक्ट करता है। अगर हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं, अगर हम बहुत ड्राई होते हैं, बिल्कुल प्रेम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इस चक्र की विकृति, इस चक्र का ओवर एक्टिव होना, इस चक्र का अंडर एक्टिव होना, या इस चक्र का जो बैलेंस होना, वो उसके कारण होते हैं। जिस व्यक्ति का ये चक्र बहुत एक्टिव होगा, वो किसी को जब प्यार करेगा बहुत ज्यादा करेगा, एडिक्टेड हो जाएगा उसके लिए, ओवर इमोशनल हो जाएगा, ओवर सेंटिमेंटल हो जाएगा। और जिसका ये अंडर एक्टिव है, उसको किसी से कोई लगाव ही नहीं होगा, वो बिल्कुल ड्राई होगा, उसके मन में कोई भावनाएं नहीं होंगी, कोई संवेदना नहीं होगी, उसके मन में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं होगा। और जब ये प्रेम की बात मैं करता हूं, तो प्रेम का मतलब आप केवल उस प्रेम से मत लगाएं जो हमको फिल्मों में दिखाया जाता है, जो हमको गीतों में बताया जाता है, जो कवियों, जिसके लिए कवि बात करते हैं। तो ये जो प्रेम है, ये सार्वभौमिक प्रेम है, सब ये प्रेम सबके लिए होता है। जब मैं जो खुद को जितना प्रेम करता हूं, उतना ही प्रेम दूसरों को भी करता हूं। ये प्रेम उसको दर्शाता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति स पश्यति। जब मैं अपने लिए जितना दर्द अनुभव करता हूँ, अपने लिए अपने दुख में जितना दुख अनुभव करता हूँ, अपने और दूसरों के दुख में भी वही दुख को अनुभव करता हूँ, दूसरों के कष्ट में भी उसी कष्ट को अनुभव करता हूँ, तो मेरा जो हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, वो बैलेंस होता है। तो ये प्रेम का केंद्र हो गया। अब अध्यात्म की बात करते हैं। हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। नीचे के जो तीनों चक्र थे, उनका अध्यात्म से संबंध नहीं था, वो फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट से ज्यादा जुड़े हुए थे। और जो ऊपर के तीनों चक्र हैं, वो अध्यात्म की, हमें आगे अध्यात्म की ओर और ले जा रहे हैं। तो इसमें अध्यात्म का अनाहत चक्र से क्या अर्थ है, ये समझ लीजिए। जब एक योगी, एक ध्यान मग्न व्यक्ति ध्यान की अवस्था में अपने अनाहत चक्र पर ध्यान लगाता है, तो ध्यान की गहरी अवस्था में जाने के बाद, वो कहीं गहरे जाने के बाद एक आवाज को सुनता है, और जो आवाज होती है ओ ओ। तो ये जो ओम की आवाज होती है, ये सतत है, निरंतर है,
हर पल सुनाई देती है, कभी टूटती नहीं है। जब हमारे योगी ऋषि मुनि 1000 साल पहले बैठे तब भी उन्होंने सुनी, जब कोई आज बैठता है अब भी आज वो सुनता है, और ये आवाज कंटिन्यूस है, हर पल ये आवाज ओम की आवाज आती है। इसीलिए इसको अनाहत चक्र का नाम दिया जाता है। अनाहत यानी कि वह चक्र जो टूटता नहीं है, जो ब्रेक नहीं होता, इसको अनाहत चक्र इसलिए कहा जाता है। और इसकी बैलेंस करने के लिए ये जो चक्र हरे रंग का होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जितना हम नेचर के समीप होंगे, प्रकृति के समीप होंगे, हरियाली के समीप होंगे, और ये चक्र एक्टिव रहेगा। और प्राणायाम करें, कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, दूसरे प्राणायाम करें, क्योंकि ये लंग्स को भी अफेक्ट करता है। और इसका जो तत्व है वायु है, इसका जो तत्व है वायु है। तो ये जितना प्राणायाम करेंगे, प्रकृति के समीप बैठेंगे, उतना ही हमारा ये चक्र एक्टिव रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया हरे रंग का होता है, इसकी 12 पंखुड़ियां होती हैं, और इसके अंदर 2 ट्रायंगल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। एक ट्रायंगल नीचे की तरफ अपना जो त्रिकोण दिखाता है, एक ट्रायंगल ऊपर की ओर दिखाता है। तो ये इसका आकार है। तो ये अनाहत चक्र है। इसको बैलेंस करने के लिए प्राणायाम करें, प्रकृति में बैठे, और इसका भी एक बीज मंत्र है, पासवर्ड है यम, या पर अंक की मात्रा। जब हम ध्यान में बैठते हैं और हम बोलते हैं अनाहत चक्र पर ध्यान लगा के, ओम यम, तो हमारा ये चक्र बैलेंस होना प्रारंभ हो जाता है। तो अनाहत चक्र के बारे में जब तक जो मैंने आपको बताया कि ये फिजिकली हमारे हार्ट को, लंग्स को, हाथों को, आर्म्स को अफेक्ट करता है, मेंटली हमारी भावनाओं को, हमारे प्रेम को, हमारी संवेदनाओं को, हमारे डिजायर्स को ही कंट्रोल करता है, और स्पिरिचुअली ये परमात्मा की आवाज को सुनने का साधन है। जब हम गहन अपने ध्यान में जाते हैं तो हमको परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। और इसको बैलेंस करने के लिए प्राणायाम करें, प्रकृति के समीप बैठे। बीज मंत्र मैंने आपको यम बताया, यम बीज मंत्र से अगर आप उच्चारण करते हैं, इस पर ध्यान लगाते हैं, तो ये बैलेंस होता है। और ये मुख्य 3 चक्र इसके ऊपर और जो 3 चक्र इसके नीचे, इन 7 चक्रों में से बैलेंसिंग चक्र है, नीचे के 3 चक्रों का और ऊपर के 3 चक्रों का। ये मैंने आपको अनाहत चक्र के बारे में बताया। और अब आप लोगों के कुछ प्रश्न भी होंगे अनाहत चक्र के बारे में, तो अब गुरविंदर आप आमंत्रित करें प्रश्नों को। अनाहत चक्र के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया, और इसमें कितनी अजब बात है कि कितना इम्पोर्टेंट चक्र है, जहाँ से एक इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जो भौतिकता में, फिजिकल वर्ल्ड में रहते रहते जब उसकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, वो अनाहत चक्र से स्टार्ट होती है। तो भैया आपने बहुत अच्छे से ये चीज बताई। और अभी आप सब हमारे जो मेंबर्स हैं, इनके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो मैं सबसे पहले रीता बिस्ट्री को बोलती हूँ। रीता बिस्ट्री, आपका प्रश्न है कोई तो आप पूछिए। रीता जी, आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए। आपका ऑडियो बंद है रीता जी, आपका ऑडियो बंद है जी। हाँ, जैसे अभी सर ने बताया है अनाहत चक्र के बारे में कि इसमें हमारे प्रेम, संवेदनाएं, ये सब चीजें होती हैं। तो हम लोग हृदय को प्रेम और संवेदनाओं का केंद्र कहते हैं। क्या ये वास्तव में सही है? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। रीता जी, हाँ, आप यही पूछना चाहती हैं और तो कोई प्रश्न नहीं ना आपका? नहीं सर, यही प्रश्न है मेरा।
अभी तो। जी जी। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, एक बारी बता दीजिए, कई बारी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि दिल और हृदय क्या एक ही है कि वो अलग अलग कुछ है, तो उसके बारे में भी प्लीज बताइएगा। हृदय चक्र या दिल एक ही चीज को मतलब एक ही होते हैं कि अलग अलग है? जी, ये जो हमारे जितनी भी कवि हैं, जितनी भी कविताएं प्रेम के बारे में लिखी जाती हैं, वहाँ कहा जाता है दिल दे दिया है, और हम सोचते हैं कि हमने किसी को दिल दे दिया है, हमने दिल दे दिया है। हाँ जी। ये बात कहा जाता है, और खासतौर पे कवियों ने दिल को बहुत बदनाम कर दिया है। तो ये जो आपने सवाल पूछा है कि क्या जो दिल है ये प्रेम का केंद्र है, जो हृदय है प्रेम का केंद्र है। देखिए, दिल उर्दू में कहा जाता है और हिंदी में हृदय कहा जाता है, तो अंग्रेजी में हार्ट कहा जाता है। तो वो जो हमारे अंदर एक पंप है, जो जब से हमने जीवन लिया है तब से हमारे अंदर एक पंप होता है जो प्योर ऑक्सीजन को, वो जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, प्योरीफाई करता है। तो वो हार्ट जो है, वो जो दिल जो है, उसका जो हम हृदय चक्र कह रहे हैं उससे संबंध नहीं है। हृदय चक्र अलग है, इसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। हृदय चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि दिल के हृदय के समीप होता है, लेकिन इसका नाम जो है वो अनाहत चक्र है, लेकिन इंग्लिश में इसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। तो उसका दिल का प्रेम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जरूर होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है या प्रेम में उसको दुख पहुंचता है या दिल, या जैसे कि दिल टूट जाना कहते हैं, ये जरूर होता है कि दिल पर असर तो पड़ता है, क्योंकि एक हमारी भावनाओं का, चाहे वो क्रोध की भावना हो, चाहे डिप्रेशन की फीलिंग हो, चाहे एक उदासी की भावना हो, उसका कहीं ना कहीं हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे हमारे हार्ट पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे नेचर पर भी प्रभाव पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन जो हृदय है वो अलग है, हार्ट जिसको बोलते हैं, और जो हृदय चक्र है वो अलग है। ये जरूर हृदय चक्र जो है ये प्रेम का, संवेदनाओं का केंद्र है। अगर आप प्रेम करते हैं तो अनाहत चक्र है, उससे जरूर इफेक्टेड है। लेकिन ब्रॉड माइंड, अगर आप ब्रॉड वे में प्रेम करते हैं तो किसी व्यक्ति से ही प्रेम नहीं, ये तो मनुष्य मात्र से, प्राणी मात्र से जो प्रेम है उसके लिए अनाहत चक्र उसका केंद्र है। ठीक है रीता जी? रीता जी, आपका प्रश्न जो आप पूछना चाहते थे, आपको जवाब मिल गया होगा, आशा है। हाँ जी, थैंक यू। स्मिता जी, आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हाँ, आपका स्मिता जी स्वागत आप करती हूँ। स्मिता, आपका ऑडियो बंद है, ऑडियो ओपन करें। जी, बहुत अच्छा बताया राजू जी ने। मेरा एक प्रश्न है, हार्ट चक्र एक्टिवेशन से मानसिक लाभ क्या क्या होते हैं? ये बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है। ये जो आपका प्रश्न है कि अगर हम इसको बैलेंस करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, तो इसके मानसिक बेनिफिट क्या क्या होते हैं। ठीक है स्मिता जी, आपका ऑडियो मैंने बंद कर दिया था, आपका भी बंद हो गया है, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। जब मैंने ये बताया है कि ये मेंटल एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इसका है, तो जब हम मेंटल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसमें जिस आदमी का ये हृदय चक्र जो है, अनाहत चक्र जो है, वो बैलेंस नहीं होगा, ओवर एक्टिव होगा, अंडर एक्टिव होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो वो बहुत ज्यादा ओवर सेंटिमेंटल होगा, ओवर सेंसिटिव होगा, वो एडिक्टिव होगा। कई बार होता है कोई, किसी ने कोई जरा सी बात कह दी, वो कहते हैं ना दिल को लगा ली बात, कहते हैं ना, किसी ने कोई बात कही दिल को लगा ली, दिल को लग गई बात। दिल को लगाने के बाद क्या होता है कि हम इतने सेंसिटिव हो गए, इतने इमोशनल हो गए, किसी ने अगर हमको कुछ जरा सी भी बात कह दी तो उसको हम बोल नहीं पाते, हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमारे अनाहत चक्र की वजह से ऐसा होता है कि हम उसकी बात को भूल नहीं पाते कि उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी। हम ओवर सेंसिटिव होते हैं। कई बार कोई आदमी मजाक में भी कोई बात बोल देता है जो वास्तव में हमारे को हर्ट नहीं करना चाहता है, उसके मजाक को भी हम लोग बुरा मान जाते हैं।
तो ये तभी होता है, इसका मानसिक यही इफेक्ट है इसका, और फायदे भी यही हैं कि अगर हम अपने अनाहत चक्र को बैलेंस कर लेते हैं तो हम मानसिक रूप से मैच्योर हो जाते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं, हमें किसी की बात अफेक्ट नहीं करती, हम किसी की बात से इतने अफेक्टेड नहीं होते, किसी को हम दिल से नहीं लगा लेते, किसी बात को उसको हम बड़े लाइटली ले लेते हैं। अगर बहुत ही बड़ी बात है तो उससे बात करते हैं कि क्या बात है, आप बताएं, आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि हम समाज से जुड़े हैं सब लोग, किसी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया, मुझे पता लग गया, मेरे को फील होता है, मेरे को महसूस होता है, मैं सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्यों है मेरे बारे में, ऐसा क्यों बोल दिया, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई। तो ये जो चीजें होती हैं, अगर अनाहत चक्र हमारा बैलेंस होता है तो हम इन चीजों को बहुत ही मैच्योरिटी से लेते हैं, और बजाय इसके कि हम परेशान हो, उन चीजों को बात करके दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्मिता जी? आपका ऑडियो बंद है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम अपनी संवेदनाओं पर काबू पा लेते हैं तो हमारा मन इतना मजबूत हो जाता है, हमारा हृदय चक्र इतना बैलेंस हो जाता है कि हम दुख और सुख को समन्वय कर लेते हैं, समान रूप से लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल से ट्रांसफॉर्मेशन का एक केंद्र बोला जाता है। हाँ हाँ स्मिता जी, आपको क्लियर हो गया ना जो आपका प्रश्न था? जी जी, धन्यवाद जी। काजल जी, आपका भी जी कोई प्रश्न होगा तो आप भी प्लीज पूछिए। जी जरूर से, मेरे मन में भी एक सवाल है। राजीव भाई साहब ने अनाहत चक्र के बारे में, हृदय चक्र के बारे में बहुत अच्छा बताया, बहुत गहन बताया है। बस मुझे ये एक सवाल समझ में नहीं आया कि आपने कहा है कि अनाहत चक्र में जब हम जाते हैं, गहन ध्यान में जाते हैं, तो क्या योगी को सिर्फ ओम की ही आवाज सुनाई देती है या कोई और ध्वनि भी सुनाई देती है? ये मेरा सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। जब हमारे योगी, हमारे ऋषि मुनि या बहुत साधारण व्यक्ति भी कई बार ऐसा बोलते हैं कि जब मैं ध्यान में, ऐसे लोग कई कहते हैं जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, कई लोग कहते हैं कि हमको ये आवाज सुनाई दी, कोई दूसरा बोलता है कि हमको बांसुरी की आवाज सुनाई दी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं। तो वास्तविकता में ऐसा भी है कि हमारी मानसिक अवस्थाओं के अनुसार, हमारी आध्यात्मिक विश्वास के मुताबिक भी हमको बहुत सी आवाजें ध्यान में सुनाई देती हैं। जैसे किसी को कहा जाता है बांसुरी की आवाज सुनाई दी है, किसी को जल तरंग की आवाज सुनाई देती है, और किसी को ऐसी कोई भी जो मधुर वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। तो ओम भी एक ऐसी ध्वनि है, ओम तो सबको सुनाई ही देती है। इसके अलावा भी करीब बहुत सी ऐसी ध्वनि है जो परमात्मा की वाणी कही जाती है, जैसे जल तरंग है, जैसे भगवान कृष्ण की बंसी है, या और भी बहुत सी ऐसी आध्यात्मिक संगीतिक वाणियां होती हैं जो कि ध्यान की अवस्था में सुनाई देती हैं। लेकिन ओम तो सुनाई ही देता है, बहुत सी ध्वनियां सुनाई देती हैं। काजल जी? अच्छा, तो जिसके मन की जो स्थिति है, मन के जो भाव हैं, उसके अनुसार उनको ध्वनि सुनाई देती है। हाँ, ऐसा होता है ना कि आप परमात्मा को जिस रूप में मानते हो, आमतौर पर क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं हम जिनसे मिलते हैं, कोई कहते हैं कि हमको, जो लोग बहुत अध्यात्म में हैं, कई लोग ये कहते हैं कि हमने उस देवी का दर्शन किया, कई लोग कहते हैं कि हमको उसके दर्शन हुए ध्यान में। इसी तरीके से जब लोग ध्यान की अवस्था में जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिस इष्ट को वो मानते हैं, जिस भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, डमरू की आवाज आएगी, भगवान शिव को मानते हैं तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, बांसुरी की आवाज आएगी। तो इस तरीके से आपके जो इष्ट हैं, जो आपकी मान्यता है, तो परमात्मा आपको उसके मुताबिक या तो दर्शन देता है या आपको वो अपनी वाणी को सुना देता है। जी, जिस रूप में प्रभु को ध्याते हैं, हमें उसी रूप में उनके दर्शन और वो कनेक्शन हमें पता चलता है। आरती जी, आपका अपना कोई सवाल होगा तो आप भी आमंत्रित हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो स्वागत करती हूँ आपका। जी बिल्कुल। जैसा सर ने आज अनाहत चक्र के बारे में बताया, तो सुनकर लगा कि हर महिला को
अपने इस चक्र को फोकस करके जागृत जरूर करना चाहिए। लगता क्योंकि महिलाओं का हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, हमें जल्दी से कोई बात मन को लग जाती है, चुप जाती है, हम उसके लिए बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, और कई बार तो ये था कि हम अननेसेसरी चीजों को सोचने लग जाते हैं। तो खास करके यदि हम सोशल एक्टिवर से सोशल जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हमारे सामने 50 तरह की बातें आती है और हमें उन सबको फेस करना चाहिए। तो वो फेस करने के लिए अनाहत चक्र का जागृत करना कितना आवश्यक है, ये आज सर से जानकर लगा। सर, जैसा कि आप चक्र के बारे में बोल रहे थे, तब उसके बीच में एक लाइन आई थी कि इसकी 12 पंखुड़ियां होती हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि जो 12 पंखुड़ियां हैं इस चक्र की, तो वे पंखुड़ियां क्या दर्शाती है, उनका क्या कार्य क्षेत्र है, या कैसे हम उन पंखुड़ियों को समझ सकते हैं? जी जी, क्योंकि ये जो किसी चक्र के 4 हैं, किसी की 6 हैं, किसी की 10 हैं, इसकी 12 पंखुड़ियां हैं। ये जो पंखुड़ियां हैं, इनफैक्ट ये हमारे इनका, क्योंकि जब हम मेंटल अफेक्ट की बात कर रहे हैं, ये पंखुड़ियां हमारे मस्तिष्क के उन भागों से जोड़ती हैं, उन भागों को अफेक्ट करती हैं जो उन चक्रों को अफेक्ट करते हैं, उन चक्रों का प्रभाव होता है। जैसे कि ये इसकी 12 पंखुड़ियां हैं। 12 पंखुड़ियों में क्या है? इसमें ब्लिस, ब्लिस मतलब जैसे कहते हैं यू आर ब्लेस्ड, जब हम इस चक्र में जाते हैं परमात्मा उनको ब्लेस करता है। पीस शांति का प्रतीक है, शांति मिलती है। हार्मनी, हमें हर एक से हमारे को समन्वय होता है, प्रेम होता है ना। और लव, प्रेम। अभी जैसे मैंने 4 आपको बताया, ब्लेस, पीस, हार्मनी, लव। उसके अलावा हुआ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना कि जैसा मैं हूं वैसा दूसरा भी है, अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब सहानुभूति, हमें दूसरे के साथ में अगर कोई कष्ट में, ऐसी सहानुभूति होगी। क्लैरिटी, हमारे विचारों में क्लैरिटी आ जाती है। और उसके अलावा है प्योरिटी, पवित्रता आ जाती है। यूनिटी है। और कंपैशन है, कंपैशन मतलब प्रेम, दया, दया की भावना। तो ये 12 पंखुड़ियां जो हैं, ये हमारी मन की 12 भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं। तो ये जो 12 पंखुड़ियां मैंने बताया, ये इसका मतलब ये कि मेरा अगर हृदय चक्र जागृत होता है तो मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे को ब्लेस की भावना आ रही है, पीस की भावना आ रही है, हार्मनी आ रही है, लव आ रहा है। और अगर नहीं है तो इनका अपोजिट मान लीजिए। लव का अपोजिट क्या हुआ? हेट। और आपका ब्लिस का क्या हुआ? ब्लिस का मतलब यू आर नॉट ब्लेस्ड, यू आर नॉट ब्लेस्ड। पीस का क्या हुआ? डिस्ट्रेस। क्लैरिटी का क्या मतलब हुआ? नॉट क्लैरिटी, अनक्लियर। तो जो भी इनका अपोजिट है वो मान के चलिए, अगर आपका चक्र बैलेंस नहीं है तो जो भी इनका अपोजिट है वो होगा। तो ये 12 जो इसकी पंखुड़ियां हैं, इनके 12 भावनाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, आरती जी। जी बिल्कुल। सर, सबसे ज्यादा पंखुड़ियां क्या इसी अनाज चक्र की होती है या किसी और नहीं, चक्र की? और भी होती है। अच्छा। और भी होती है। इसके बाद जो विशुद्धि चक्र है, उसकी 16 पंखुड़ियां होती हैं। अच्छा। जो हमारा विशुद्धि चक्र है, जी इसकी 16 पंखुड़ियां होती है। अगले चक्र में मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसकी 16 है। और इसकी जो है सबसे कम होती है। जो आज्ञा चक्र है, इसकी सिर्फ 2 पंखुड़ियां होती है। और सबसे ज्यादा सहस्रार की, हजारों। सहस्त्र, 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 जो हजारों नाम कमल से की ही पंखुड़ियां, वो सबसे ज्यादा वो होती हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनंत में विस्मत ही विस्मत भरा हुआ है। रितु जी, आप भी अपने प्रश्न के साथ आमंत्रित हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए। अपना माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ गुरविंदर जी, भाई साहब नमस्ते। अपने अनाहत चक्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, और साथ ही अभी हमारे जो मेंबर्स के जो भी सवाल हुए उससे भी बहुत सारे
समाधान हमारे हो गए हैं। अब मैं इसको सवाल तो नहीं, पर मैं अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने के बारे में आप विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, अनाहत चक्र जो है उसको बैलेंस करने के लिए मैंने जो आपको बताया, एक तो ये है कि क्योंकि इसका वायु तत्व है, तो इसके लिए प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम करें। प्रकृति के करीब रहें जब हम प्राणायाम करते हैं, खासतौर पर जो नेचर है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, उसके पास हम बैठे, वहां बैठकर प्राणायाम करें। और इसका जो बीज मंत्र है यम, जब हम अनाहत चक्र पर जाएं तो हम इसके बीज मंत्र को बोलें, इसका उच्चारण करें। इसके अलावा एक और है, इसमें एक्चुअली थेरेपी बहुत सारी होती हैं। अफर्मेशन थेरेपी होती है, कलर थेरेपी होती है, साउंड थेरेपी होती है, और मुद्रा थेरेपी भी होती है। तो इसमें एक मुद्रा थेरेपी होती है। उसमें क्या करते हैं, उसमें अपने हाथ को जैसे लोटस फ्लावर है, इस तरह से लोटस फ्लावर के तरीके से हम लोग रखते हैं और अपने हृदय के साथ में इसको रख लेते हैं। यहाँ पर इसको हृदय के साथ में इसको रखते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें हम इसको हृदय के पास रख के बोलते हैं कि मेरे हृदय चक्र को जागृत कर। ओ हृदय कमल, हमें अपने जो हृदय का कमल होता है, क्योंकि हृदय बहुत संवेदनशील जगह है, अपने हृदय पर अपने मुद्रा को लोटस की तरह बना करके इसको यहाँ पर जब हम रखते हैं, और उससे जो है हमारा जो हृदय चक्र है ये जागृत होना होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि अफर्मेशन है। अफर्मेशन क्या है कि जब हम बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो मैं ये अफर्म करता हूँ कि आई लव एवरीबॉडी, आई लव माई सेल्फ, आई एम फुल ऑफ कंपैशन, आई एम फुल ऑफ एम्पैथी, आई एम फुल ऑफ हार्मनी। तो ये अफर्मेशंस होती हैं। एंड आई एम फुल ऑफ क्लैरिटी, आई एम फुल ऑफ एम्पैथी, आई एम फुल ऑफ लव, एवरीथिंग। जो 12 इसकी मैंने आपको बताए, ब्लिस है, पीस है, हार्मनी है, लव है, अंडरस्टैंडिंग है, एम्पैथी है, क्लैरिटी है, प्योरिटी है, यूनिटी है, कंपैशन है, तो हम वो प्रे करते हैं उससे। तो ये चीजें हैं। ठीक है जी जी, थैंक यू भाई साहब। हाँ, अब पूनम गोकुलपुरे। पूनम जी। हाँ, नमस्ते भैया, फिर से नमस्ते। मैंने सब सुना, मेरा बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट भी हुआ था नेटवर्क की वजह से, लेकिन फिर भी मेरे मतलब दिमाग में आया था कि ग्रीन कलर से इसकी कनेक्टिविटी बताई गई है, हरे रंग से इसका महत्व क्या है। और सबसे बड़ी बात कि मतलब जैसे यदि हम पृथ्वी के टच में हैं तो उसी मतलब हरे रंग से टच में है, मुझे ऐसा लगता है कि संपर्क में यदि हम हैं पृथ्वी के, तो इसका हरे रंग से क्या संबंध है, महत्व है, और पृथ्वी से भी इसका क्या संबंध है, ये जानना चाहती हूँ। देखिए, जैसे हम जमीन पे बैठ के इसको मतलब जैसे हम किसी आसन पे बैठे हैं या किसी ऊपर इस पे बैठे हैं, या फिर उसे जमीन पे बैठ के इन्हें स्पर्श करके करना चाहिए यदि ग्रीन से कनेक्टेड है तो। ये सब दो बातें हैं। इसका जो देखिए, इसका जो तत्व है, पहली बात, इसका जो तत्व है वो वायु है। वायु, इसका तत्व भूमि नहीं है, इसका तत्व है वायु। भूमि जो तत्व है वो मूलाधार चक्र का होता है, जो रूट चक्र होता है उसका तत्व होता है भूमि, इसका तत्व है वायु। तो इसमें हमको कहा जाता है कि हम प्रकृति के करीब बैठे हैं, हरियाली के करीब बैठे, और इससे जब अगर हम भूमि पर, जमीन पर बैठेंगे तो अच्छा तो रहेगा ही, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जमीन पर बैठने से क्या है कि भूमि तत्व के भी हम करीब में आते हैं, हमारा वो मूलाधार चक्र भी कमजोर होता है, मजबूत होता है, जो कमजोर होता है वो मजबूत हो जाता है।
तो लाइट चली गई। दी हाँ, लाइट चली गई है भाई साहब क्या? हाँ, आज थोड़ा सा यहाँ पर वेदर भी ऐसा है तो उसकी वजह से हो सकता है। यहाँ मैं 3 बार डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। हाँ, किसी के यहाँ काफी इसकी आवाज आ रही ना। हाँ, हवाधन बहुत तेज। नहीं, कुछ ठोकने जैसी भी आवाज आ रही है। रिकॉर्डिंग भी चालू है। गुरविंदर जी। जी हाँ, जब तक भाई साहब नहीं आ रहे हैं तो आप आगे बताइए। अनाहत चक्र के बारे में बहुत सारी चीजें आज पता चली और मतलब कितना लगता है ना, हम लोग कितने बेध्यानी में बोल देते हैं ना, वो शेर दिल बंदा, उसका दिल कमजोर है ना। और बहुत सारे, क्यों रीतू जी, हम लोग अक्सर अपनी बातचीत में ये चीजें बोलते हैं, लेकिन हर चीज कितनी ज्यादा कनेक्टेड है उसमें, उससे मेरा दिल नहीं मिलता है। जैसे पूनम अभी आप बोल रहे थे ना कि ग्रीन कलर क्यों है, हम किसी को देखकर कैसे कहते हैं ना कि हमारा दिल बाग बाग हो गया, बाग हो गया, फूल फूल क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, है ना। तो मतलब ये चीजें कितनी गहरी है, बाग बाग, ग्रीनरी, है ना। और मतलब प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास में अगर हम कभी उदास भी होते हैं और अकेले जैसे बैठे हैं, थोड़ी देर अगर हम प्रकृति के साथ में बैठ जाए तो हमारा मन शांत हो जाता है, सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय को, जी ऋतु जी, जैसे होता है ना कि जैसे अभी बारिश का मौसम है, बारिश आई, चारों तरफ हरियाली छा गई, तो वो हरा रंग, हरियाली छा गई, सारे शेड देख के और इतना देख के दिल एकदम खुश हो जाता है। इतनी ताजगी हरियाली में दिखती है, ताजगी मिलती है। हाँ, रियल मिंट और रियल फ्रेशनेस की तरफ खींचती है वो ग्रीनरी, हमें खींचती है उस तरफ। शायद वो हृदय से हरा रंग जुड़ा हुआ है। काजल जी, जैसे हम बोलते हैं कि किसी का हमारे को दिल में, मतलब किसी की बात से चोट लगी या किसी की बात से खुश है, और हम लोग बोलते हैं ना कि साधु और संत, मतलब जो साधु संत होते हैं वो एक रूप रहते हैं, ना किसी की तारीफ से उन्हें खुशी मिलती है, ना किसी की निंदा से। इसका मतलब वो उनका अनाहत चक्र कितना बैलेंस होता है। बैलेंस, बिल्कुल। हाँ, सही बोले। कहीं ना कहीं हम सब कितने ब्लेस्ड है कि आज इस चीज को हमें पता चल रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले रितु दी और काजल दी का सवाल था कुछ दिन पहले कि किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत बुरा लगता है, ऐसा वो कोई अपना होता है तो ऐसा क्यों होता है। मतलब हम सबको भी अनाहत चक्र का बहुत ज्यादा मतलब करने की आवश्यकता है। सभी को बुरा लगता है एक्चुअली, 90% लोगों को, 10% लोग ही होते हैं जिनको बुरा नहीं लगता है। तो अनाहत चक्र को हम सबको बैलेंस करना और मतलब उसको एक्टिव करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करते हुए। सर पूनम, आप ये देखो, जैसे जैसे हम ध्यान से जुड़ते जाते हैं हमारा मन खाली होने लग पड़ता है, मतलब कोई फर्क नहीं, शांति अच्छी लगने लग पड़ती है। आप जैसे मुझे ध्यान है, आप जब ध्यानम से जुड़े थे स्टार्टिंग में आपके पास बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे, बहुत क्वायरीज हुआ करती थी, लेकिन धीरे 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 शांति ही शांति, कोई प्रश्न नहीं, एक सुकून, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो मेडिटेशन की पावर है कि आप जितना अपने मन को खाली करोगे आप उतना पा लोगे। अभी अकेले रहने से डर नहीं लगता, अभी ऐसा लगता है वो ध्यान के लिए वक्त मिल गया, ऐसा लगता है आप ध्यान कर पाएंगे इस अकेले समय में। और वो खुशी और सुकून अब पूनम के चेहरे पे पूरी तरह झलकती है। मेरे ख्याल भाई साहब पूरी तरह झलकता है। अब गुरविंदर आप भी अपना सवाल पूछिए। हाँ, एक सवाल तो मेरा भी है भैया, जैसे आपने बताया है कि हृदय चक्र पे दो त्रिकोण हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, जिसमें एक का मुख ऊपर की तरफ और एक का मुख नीचे की तरफ है। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि उसका क्या अर्थ होता है और उसका क्या महत्व है। हृदय चक्र में दो ट्रायंगल्स हैं और वो जो ट्रायंगल्स हैं, एक का मुंह नीचे की तरफ होता है, एक ट्रायंगल का मुंह ऊपर की तरफ होता है। जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है उसका अर्थ ये होता है कि वो हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमको ले जा रहा है।
हमारी चेतना है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रही है। और जिसका मूल नीचे की तरफ होता है उसका अर्थ होता है कि साथ साथ जो है हम जो बाहर के वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं, जो एक भौतिक संसार है उससे भी हम जुड़े हैं। तो ये बैलेंस है एक तरीके से बाहर के संसार का और आध्यात्मिक संसार का, कि हम आध्यात्मिकता की तरफ ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं और हम परमात्मा के साथ साथ जुड़ने के साथ साथ हम इस संसार से भी कनेक्टेड हैं। हम अपने जो सांसारिक कार्य हैं, तो ये इसका अर्थ ये है जब आप हृदय चक्र पर आ जाते हो तो ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरीके से आध्यात्मिक कर दिया है या आपको पूरी तरीके से आपको संसारिक कर दिया है। ये बैलेंसिंग है, जो नीचे के तीनों चक्र हैं और ऊपर के जो 3 चक्र हैं उनका ये बीच का चक्र है। इसका मतलब ये होता है कि आप उससे भी जुड़े हैं जो ईश्वर है और आप उससे भी जुड़े हैं जो संसार है। तो ये जो 2 ट्रायंगल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इनका अर्थ ये होता है। जी, थैंक यू भैया। तो आपका और किसी का कोई भी प्रश्न है क्या? कोई और कुछ पूछना चाहता है क्या? मुझे तो बहुत अच्छी जानकारी मिली है, इसीलिए मेरा कोई सवाल नहीं है अभी। थैंक यू। और वी आर ब्लेस्ड कि हमें भाई साहब का साथ मिला और हम इस आध्यात्मिक पथ पर इनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, वेलकम वेलकम काजल जी, वेलकम काजल। आज सर, हमारे साथ जी बोले आरती जी, बोले जी। सर, जैसा कि आज आपने अनाहत चक्र के बारे में बताया, तो मुझे तो लगता है कि 7 या 15 दिन लगातार हम लोगों को इसकी कंटिन्यू मतलब लगातार इसको कर लेना चाहिए, ताकि जो जो इसके बेनिफिट्स हैं वो हम अपनी सोशल फील्ड में यूज कर सकें। किसी की बात का हमको बुरा ना लगे और हम परिस्थितियों को संभालने में या उनसे लड़ने में अपने आप को मजबूत बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है जी जी, वो तो है। मैं भी यही अभी जो आरती जी ने कहा, मैं भी यही कहने वाली थी कि हमको लगातार इसकी प्रैक्टिस करके इसको थोड़ा मजबूत करना चाहिए, ताकि हम लोगों पे जो हम लोग बाहर काम कर रहे हैं और उसका जो असर हम लोग बच सकें। तो मैं भी बस आरती बोलना चाह रही थी। जी जी ऋतु दीदी, आपको ऋतु जी और काजल जी तो प्राणायाम और अनुलोम विलोम और उस रास्ते से भी अपने हृदय चक्र को जो है बहुत कर रही है बैलेंस, जो हमें आप लोगों से सीखना है वो भी। जी जी। हाँ, शुरू में ही ध्यान जब शुरू हुआ था तो तभी भाई साहब ने कहा था प्राणायाम करने से काफी फर्क पड़ता है। तभी उन्होंने मुझे फोन पे भी कहा था कि ये प्राणायाम किया करो करके। तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगा कि देखिए जो चीज मैं कर रही हूँ वो आपने भी मुझे अलग से स्पेशली कहा कि किया करो, तो मैं थोड़ा बैलेंस चल रही हूँ अभी। शायद प्राणायाम तो प्राणों का आयाम है। प्राणायाम अगर आप में से कोई ऐसे नहीं करते अगर, तो मैं ये कहूँगा प्राणायाम तो जरूर करें। प्राणायाम जो है हमारे जीवन को बदल देगा। जी, प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादातर लोग तो प्राणायाम करते होंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का करें, अनुलोम विलोम करें, डीप ब्रीदिंग करें, किसी न किसी तरीके से प्राणायाम जरूर करें। लेकिन अगर उसको अच्छी हवा में बैठ के किया जाए, ताजी हवा में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजीव तो आज जी, के जी पूर्व जी, मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे यदि किसी को कोई जैसे 7 चक्रों के, हर चक्रों के समाधान भी है, बीज मंत्र भी है, उनके अपने कलर भी है और उनके अपने मतलब वो भी है, मतलब करने के तरीके भी है। मीन्स आप उसको सम एक तरीके से बताए हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े तरीके हैं अलग। तो जैसे किसी को, अब हम सबको ये समस्या है कि हमारा जो अनाहत चक्र है हम उसको एक्टिव रखें, तो क्या ऐसे संभव है कि हम जो हमें तकलीफ है उसी चक्र को हम करें? पहली बात। दूसरी बात कि हमें कब पता चलेगा कि अब ये हमें फील कर चुका है? हाँ, हालांकि अभी मुझे आपसे सवाल करते समय जवाब भी मिल रहा है कि हम लोगों से हर्ट नहीं होंगे, किसी की बात का हमें तकलीफ नहीं होगा, ये हमें समझ आने लगेगा। लेकिन कुछ और भी चक्रों के जो काम हैं वो हमें कैसे समझ आएंगे कि ये मतलब अब हमको बंद करके दूसरे चक्र पे ज्यादा ध्यान देना है? ये मेरा सवाल था।
पहला सवाल ये था इनका कि क्या हम उस चक्र को जिस पर हमको लग रहा है कि हमको जाना चाहिए या हमको कोई इसमें कमी महसूस हो रही है वहां जाए, बाकी चक्रों पर ना जाके। जब भी हम किसी जमीन पर पानी डालते हैं हाँ। तो वो जमीन जो सूखी है वो जल्दी जो है पानी को सोख लेगी, और वो जमीन जहां पर पहले से पानी काफी है, गीली है, तो वो पानी वहां पर ऊपर ही रहेगा। उसी तरीके से वो चक्र जहां पर हमको जरूरत है कि हमको उसको एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है, अगर हम वहां पर जाएंगे वो चक्र एक्टिव होगा, बैलेंस होगा। लेकिन अगर हमारा कोई चक्र पहले से ही बैलेंस है तो हमको खुद को लगेगा कि हमको शायद वहां पर जाने की उतनी जरूरत नहीं। पहले सवाल तो आपका जवाब ही हो गया। और उसके बाद दूसरा सवाल आपका क्या था? राजीव जी की यदि जैसे हम एक एक चक्र पे काम करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हमारा पता कैसे लगेगा? हाँ, पता कैसे लगेगा? ठीक है। देखिए, हमारे को अब फिजिकल एस्पेक्ट भी देख के चले, मेंटल एस्पेक्ट भी देखकर, किसी को हमको लग रहा है कि हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है, और हमको पता है कि मणिपुर चक्र से ठीक होगा। तो अगर हम मणिपुर चक्र पर जा रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना शुरू हो गया तो हमें पता लग जाएगा। हमें किडनी की प्रॉब्लम है, अगर देखिए डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी, लेकिन इसका अपना अलग रोल होता है, योग का, ध्यान का, मेडिटेशन का। तो जब हम इस चक्र पर जा रहे हैं और इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, तो अगर वो हमारी समस्या ठीक होनी शुरू हो जाती है तो हमको दूसरी बात, जैसे किसी के वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, मान लीजिए बोलने में दिक्कत आ रही है, आवाज में दिक्कत है, और वो उसमें अपने विशुद्धि चक्र पर जाते हैं, और विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने के लिए जो भ्रामरी प्राणायाम है वो करते हैं, और अपने चक्र का ध्यान यहाँ पर ले जाते हैं, और गले की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है, तो हमको ऑटोमेटिकली पता लगना शुरू हो जाता है। और ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मेरे अपने सर्कल में हैं, जिनको ऐसी असाध्य समस्याएं जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही थी, वो उनको ध्यान में जाके, मेडिटेशन में जाके, चक्र ध्यान में जाकर के वो ठीक हो गई। मेरे अपने सर्कल में ऐसे लोग हैं कि, लेकिन इसमें विश्वास भी होना चाहिए शास्त्र। अगर आपको विश्वास भी है तभी, मैं ये नहीं कहूँगा डॉक्टर के पास मत जाएं, वो जाना भी जरूरी है। यहाँ पे पूनम एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम रही, और 1-2 साल मैंने मेडिसिन खाई भी, और उसके बाद जब ये ध्यानम से जुड़ी हूँ और मेडिटेशन वगैरह कर रही हूँ, अभी 2 बारी मैं टेस्ट करा चुकी हूँ, और मुझे मेरे डॉक्टर्स को रिपोर्ट देके बोलते हैं आपको कभी थायराइड था भी। ये क्या चमत्कार है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसका एक उदाहरण मैं हूँ। हाँ। तो मैं ये जरूर आपको ही बताऊंगी। हाँ दी, थैंक यू दी। तो गुरविंदर, अब अगर और कोई प्रश्न ना हो तो आप पूछ लो, तो फिर आज का जो सेशन है, आप सबको धन्यवाद दे करके। उम्मीद है आप सबको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। हाँ, सभी को। तो मैं आज हमारे साथ राजीव जी, एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि हम जब भी ये प्रोग्राम अपना जब हम फिनिश करेंगे, उससे पहले बीज मंत्र का आप उच्चारण हम सबसे भी करवाइए। आप बोलिए और आपके पीछे हम भी जरूर बोलना चाहेंगे। ये इसका जो आज के अनाहत चक्र का जी, हम सब आंख बंद करके, जो हमारा हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, यहाँ हम अपने ध्यान को ले जाएं, और अपने जो ध्यान को महसूस करें गहरे अंदर अपने भीतर में। जिस तरीके से कोई बहुत, जैसे कहते हैं ना, आंधी किसी जगह घुसती चली जाती है किसी खाली कमरे में, उसी तरीके से आप अनुभव करेंगे कि परमात्मा की शक्ति आपके क्षेत्र में प्रवेश करती जा रही है। और फिर हम बीज मंत्र बोले, ओ यम ओ
यम कुंडलिनी आरोहणम कुंडलिनी आरोहणम कुंडलिनी आरोहणम। ओम शांति शांति शांति। तो आज के इस ध्यान सेशन में आने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए मैं आप सबको, इंदौर से आरती जी को और स्मिता जी को हैदराबाद से, नागपुर से काजल जी को, रितु जी को, और नागपुर से ही पूनम जी को, पूनम गोकुलपुरा जी को, और अपना ग्वालियर से रीता जी को, रीता बिश जी को, दिल्ली से गुरविंदर कौर जी को, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारा ये अनाहत चक्र का हमने वीडियो बनाया है। अगला वीडियो हम जल्दी ही आज्ञा चक्र का बनाएंगे, क्योंकि आज्ञा चक्र जो है ध्यान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ज्यादातर जो लोग ध्यान करते हैं या तो आज्ञा चक्र पर करते हैं ज्यादातर लोग, या वो हृदय चक्र पर करते हैं। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी ही हम आज्ञा चक्र का बनाएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और हमें ऐसे ही आप गाइड करते रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।